देखो, डब्ल्यूडब्ल्यू की भाषा में तो हम लोग हमेशा बोलते हैं कि फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। आज हम सही में फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन को फील कर सकते हैं, क्योंकि ये वाला जो आज का स्मैकडाउन का शो है वो होने वाला है। बड़ा अजीब लग रहा है यार बोलने में कि आज का स्मैकडाउन का शो, क्योंकि हर बार मुझे बोलने की आदत है कि कल जो रॉ होगी या कल जो स्मैकडाउन होगी या फिर कल जो प्रीमियम लाइव इवेंट होगा। तो क्योंकि ये सऊदी अरेबिया से हो रही है तो ये आज होने वाली है आपके लिए 10:30 बजे। तो कुछ देखते हैं प्रोग्राम वगैरह अगर इंस्टाग्राम पे करने का हो, क्योंकि उस टाइम पे ऑब्वियसली 10:30 बजे आजकल तो कोई नहीं सो रहा होता। तो शायद देखते हैं अगर स्मैकडाउन देख रहे होंगे, लेकिन 3 घंटे का होने वाला ना ये भी है, तो ऑब्वियसली पूरा शो तो नहीं देखने वाला, क्योंकि उससे ज़्यादा ज़रूरी पहले नींद हो जाएगी, क्योंकि फिर वीडियो तो ऑब्वियसली सुबह ही आनी है। और बाकी ये जो सुपरस्टार्स हैं ये भी पहुंच चुके हैं सऊदी अरेबिया में। आपको कुछ फोटोज या वीडियोस के थ्रू दिखा दूंगा। यहाँ पे नाइट ऑफ चैंपियंस का आप जो पूरा सेटअप है वो देख सकते हो। भाई एक कंट्रोवर्सी भी बन गई। अभी आपके साइड में मैं यहाँ पे इस फ्रेम को लगा दूंगा जहां पे एक बच्चा आता है सीएम पंग के पास में कि यार थोड़ी फोटो वोटो दे दो, लेकिन सीएम पंग ने वो फोटो दी नहीं। और फिर इस चीज को उससे लिंक कर रहे हैं कि भाई इसने सऊदी अरेबिया के बारे में वैसे भी इस तरीके की बातें बोली हैं, तो वो शायद ये उन बातों को सही में मीन ही करता है, इसीलिए अब इसने ऐसे रिएक्ट किया। मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों किया उन्होंने, लेकिन वो देखने में बड़ा बेकार सा तो देखो लग रहा है कि ऐसे आया वो बच्चा। उन्होंने कहा अरे अरे चल हट जा। बाकी रैंडी ओटन भी जा रहे थे साइड में से, और उससे उस बच्चे ने ऐसे रैंडी ओटन से नहीं बोला, तो पता नहीं क्या रीजन था। बट वो भी हमको समझना चाहिए कि यार ये सुपरस्टार्स भी, इनका पता नहीं क्या पता किस किस मोमेंट पे उस समय हो, लेकिन फिर भी वो बच्चा है तो अब देखो बातें तो फिर लोग बनानी शुरू कर ही देते हैं। जेकब फाटू, जिमी ऊसो एंड नेओमी, ये तीनों सुपरस्टार भी पहुंच गए। आप इनकी फोटो देख सकते हैं, ये सारे के सारे पहुंच चुके हैं वैसे, क्योंकि अब आज स्मैकडाउन ही है। वो तो मैंने आपको बता दिया कि 10:30 बजे आज स्मैकडाउन होने वाली है। तो थोड़ी सी अलग फील आएगी हमको देखने में, क्योंकि अब हम थोड़ा थोड़ा वैसा फील लेंगे जैसे बाहर के लोग फील लेते हैं कि अच्छा आप अपने सारे काम वाम निपटा के अपना आराम से खाना वाना लेके आप स्मैकडाउन को एंजॉय कर सकते हो। आई थिंक मैं स्टोरीज में कुछ ना कुछ पोस्ट तो करूंगा ही, क्योंकि इस सुबह तो अलग ही सीन होता है। बिल्कुल ऐसा लगता है बस वीडियो शो देखो और वीडियो बनाओ, लेकिन अभी तो थोड़ा चिल होके बात कर सकते हैं। और वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के वॉइस ओवर वाला तो नहीं, एपिसोड नंबर 702 में। और आज मैं बस बिल्कुल जल्दी में ही वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए आपको सब ऐसे दिख रहा होगा। और वीडियो जो है पूरी अनकट भी होने वाली है। जो प्रिडिक्शन वीडियो है वो नाइट ऑफ चैंपियंस की कल आ जाएगी, तो मतलब कल स्मैकडाउन की रिव्यू भी है ऑब्वियसली, और फिर ये भी है। और सबसे पहले वो चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि आपके भाई ने आपको कल ही बता दी थी। तो भैया रेसल वॉर्ड्स की तरफ से कुछ निकल के आया है सामने, और उन्होंने बोला है कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपनी सारी जो प्रिपरेशन है रोमन रेंज को वापस लेके आने की, उसको शुरू कर दिया है। अब इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो उनकी मर्चेंडाइज वगैरह है या जो मार्केटिंग में चीज़ें होंगी वो सब कुछ बिहाइंड द सीन प्लान हो गया है, और बस डब्ल्यूडब्ल्यू अब रोमन रेंज को डब्ल्यूडब्ल्यू टीवी पे उतारने का वेट ही कर रही है। और ये चीज़ समर स्लैम से पहले होने वाली है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं कल हम इसको डिस्कस भी कर रहे थे कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये तुम सीधा समर स्लैम में लेके आ रहे हो। उससे बेटर होगा कि उससे पहले ही स्टोरी लाइन के अंदर लेके आ जाओ, क्योंकि उससे वो अलाउ करेगा रोमन रेंज को कि वो समर स्लैम में एक मैच में भी compete कर सके। अभी चिपके रहना, एक बहुत ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात भी बताऊंगा। अभी तो शायद आप खुश हो रहे होगे कि चलो भाई अब रोमन रेंज वापस आ रहा है। इसके साथ साथ यही पता चला कि ऑल्टरनेट ट्राइबल चीफ वाले मॉनिकर्स भी कंसिडर किए जा रहे हैं रोमन रेंज के लिए, कि जैसे ट्राइबल चीफ है वैसे ही ओटीसी है, फिर बहुत सारे नेम है ना। अब ओटीसी को किसी ने क्या बना दिया, ओरिजिनल ट्राइबल चीफ या फिर ओनली ट्राइबल चीफ से ओकेजनल ट्राइबल चीफ। तो ये क्रिएटिव लोग भी हमारे पास ऐसे दुनिया में बैठे हैं जो कि इस तरीके की बातें कर रहे होते हैं, और सही भी लगा, क्योंकि हाँ है तो ऐसे ही। लोग कह रहे हैं कि रोमन रेंज पार्ट टाइमर भी नहीं है, सम टाइमर ही है, क्योंकि वो आता ही सम टाइम्स है। एंड उनकी मूवी से रिलेटेड मैंने आपको बताया था ना कि स्ट्रीट फाइटर जो मूवी है उसमें अकूमा एक कैरेक्टर है, उसका रोल रोमन रेंज कर सकते हैं, और कुछ बातचीत हो गई है। तो अब वो बिल्कुल ऑफिशियल हो चुका है कि रोमन रेंज को कास्ट कर लिया है स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी में। तो रोमन रेंज आपको उस रोल में भी दिखेंगे, और यहाँ पे जेसन मोमोआ ये सारे नेम भी होंगे जिनको हॉलीवुड वाले जो लोग हैं, हम डब्ल्यूडब्ल्यू वाले तो कभी सोचता ही नहीं कि यार ये इस मूवी में आ जाए, क्योंकि हमको पता है अगर ये गए मूवीज बनाने के लिए तो ये डब्ल्यूडब्ल्यू से छुट्टी करके चले जाएंगे। बट अब वो एक रोल लैंड हो चुका है, और ये स्ट्रीट फाइटर काफी हाइप, ऐसी ऐसी मूवी नहीं है कि बस की छोटी मोटी मूवी के लिए। और देखो कितना आसान था रोमन रेंज के लिए भी इतनी बड़ी मूवी में अपना जो रोल है उसको लैंड करना, क्योंकि भाई अपनी पॉपुलैरिटी बंदे ने इतनी बना ली है तो अब कोई क्या ही बोलेगा। तो ये एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग चीज है। बट अभी चिपके रहना, एक और ऐसी चीज बताऊंगा कि आप बोलोगे यार रिटर्न की खुशी तो आपने दे दी, साथ में एक दुख भी दे दिया। बट उससे पहले ब्रॉन ब्रेकर थे अंडरटेकर के पॉडकास्ट में, और अब आपको पता चलेंगी वो बातें जो कि आप सुन के बोलोगे यार यही तो अंदर की बात है, कई बार हमको जाननी होती है। सबसे पहले तो अंडरटेकर ने बोला कि जैसे ही यार ब्रॉन ब्रेकर मैंने तुझे देखा ना कि तूने स्पीड को स्पीयर मारा है,
मेरे दिमाग में जो थॉट आया वो ये था कि जो स्पीयर है ना, ये एक्सक्लूसिव हो जाना चाहिए ब्रॉन ब्रेकर सिर्फ तेरे लिए, कि इसके अलावा इसे और कोई यूज ना करे। और कहने का मतलब अंडरटेकर का ये था कि फिर ऐसे करके वो बिल्ड कर पाएंगे ब्रॉन ब्रेकर के नाम से स्पीयर को। हाँ, उन्होंने बोला कि एक्सेप्शन हो सकते हैं, और वो एक्सेप्शन से मतलब ऑब्वियसली उनका रोमन रेंस ही था, क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर दे देगा तो रोमन रेंस क्या करेगा फिर वहां पे, मटर तो छिलेगा नहीं। तो ये उन्होंने बोला ब्रॉन ब्रेकर के लिए बहुत बड़ा प्रेज था। और एग्जैक्टली कैसे ब्रॉन ब्रेकर को पता चला कि वो सेथ रॉलिंस और पॉल हेमन जैसी किसी फैक्शन में आने वाला है, ये भी पता चला। तो अंडरटेकर ने पूछा, पहले तो देखो पूरे अब तक जितने टाइम से भी अंडरटेकर अपने कैरेक्टर में से वही सबसे आगे चलते थे कि भैया हमें केफेब को अलाइव रखना है। अब ऐसा लग रहा है कि उसका ऑपोजिट ही वो चल रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि उनको पॉडकास्ट वगैरह अपने करने होते हैं तो फिर भाई तुम कैरेक्टर में रह के तो कर नहीं सकते सारी चीजें। तो उन्होंने पूछा कि यार अच्छा तुम्हें कब पता चला कि ये तुम ऐसे पॉल हेमन और सेथ रॉलिंस के साथ फैक्शन में आने वाले हो। तो एक ऐसे टाइम पे उनको पता चला कि मतलब ये तो ऐसा लगेगा कि क्या भाई कोई दुश्मनी है क्या जो मुझे इस टाइम पे बताया। ब्रॉन ब्रेकर के रेसलमेनिया के मैच से ठीक पहले ट्रिपल एच उनके पास आते हैं, हाथ वाथ उन्होंने मिलाया और उस मूवमेंट पे उन्होंने ब्रॉन ब्रेकर को बताया कि भैया तुम्हारा कुछ ऐसे हम सीन सबाटा प्लान कर रहे हैं। और जबकि ये तो देखो रेसलमेनिया के दिन तो ऐसा कुछ होना भी नहीं था। ब्रॉन ब्रेकर जो आए थे वो तो आए थे मंडे नाइट रॉ में रेसलमेनिया के बाद, लेकिन फिर भी शायद ट्रिपल एच ने इस वे में बताया कि ताकि ऐसा फील हो कि अच्छा भाई अब मेरे सिर पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो ये रेसलमेनिया है तो क्या पता वो थोड़ा फ्यूल की तरह उनके लिए मैच में काम करे, या जो भी रीज़न था। बट बड़ी अजीब टाइमिंग थी ये बोलने की, क्योंकि ऐसे में तो फिर बंदा ही थोड़ा सा डर जाएगा यार, अबे भाई मेरा भी मैच है और तुम जाके मुझे ये बता रहे हो। तो ये वो एग्जैक्ट उसके पीछे ही कहानी थी कि किस तरीके से जो ब्रॉन ब्रेकर है उनको पता चला था। तो ये छोटी छोटी बातें ना कई बार हमको, ये मैं बता रहा हूँ WWE की 24 डॉक्यूमेंट्री आती थी और उसके अंदर हमको पता चलता था कि अच्छा ऐसा है वैसा है। बट अब पॉडकास्ट में ही इतनी सारी चीज़ें जो है खुल जाती हैं। स्पेशली ये चीज़ तब से ज़्यादा होना शुरू हो चुकी है जब विंस मैकमैन नहीं है। मेरे को तो अब इस पे ये लगता है भाई अब तुमने बता ही दिया है तो अब ठीक है बता ही दो। बट कभी कभी ये लगता है कि यार ये चीज़ थोड़ी ज़्यादा हो गई करंट स्टोरी लाइन से रिलेटेड, जब ज़्यादा केफ पे ब्रेक हो जाता है आई थिंक तब लगता है कि थोड़ी सी प्रॉब्लम है। फिर लगता है कि चलो चीज़ें छुप के ही रहनी चाहिए तो बढ़िया है। भले हमको पता है सारी चीज़ें प्लान होती हैं बट स्टिल समझ रहे हो आप कैसे चलती है सारी चीज़ें। रे मिस्टीरियो ने रिसेंटली अब एक इंटरव्यू में बताया कि भाई उनके पास कितने मास्क हैं। तो एक छोटा सा गैस लगा सकते हो आपकी कितने मास्क होंगे अभी रे मिस्टीरियो के पास उनके कलेक्शन में? अगर लगा लिया तो ठीक, तो इतने टाइम तो मैंने बोल लिया, आई थिंक ये आपके पास इनफ टाइम होगा। बट 500 के आसपास हैं वो मास्क जो रे मिस्टीरियो के पास हैं इस समय, जो उन्होंने अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरीके से पहने होंगे। सोच रहे हो 500 मास्क की बात हो रही है। उनको तो खुद नहीं याद रहता होगा कि कौन से शेल्फ में मैंने कौन सा वाला क्या डाला हुआ है और कब किसको मैंने कहाँ पहना था, क्योंकि हर एक मास्क कुछ तो वैसे याद है जो बड़े बड़े मूवमेंट्स हैं। तो ये उनके लिए भी एक अलग चीज़ है। अगर WWE चाहे तो सोचो इसको कैसे ऑक्शन में भी उतार सकती है। उतारते ही होंगे वैसे तो, ये पहले से ही पहना देते होंगे और उसके बाद बोलते होंगे अच्छा ठीक है। कितने शायद इस वजह से कम भी होंगे रे मिस्टीरियो के पास, वरना 500 अगर देखा जाए तो जितने वेरिएशंस के मुझे याद है रे मिस्टीरियो के 500 थोड़े उस हिसाब से कम है। बाकी तो उनका कलेक्शन किसी दिन अगर दिख गया तो पता चल जाए। किसी को पता है वैसे एक हिस्ट्री टीवी में आता था पहले पॉन स्टार्स, और उसमें ये सारे अलग अलग WWE के आइटम्स भी कई बार दिख जाते थे जहाँ पे वो बिड करते थे, ऑक्शन करते थे। वो किसी ने देखा है क्या? अगर देखा है तो कमेंट सेक्शन में बताना। ये ग्राफिक मुझे बड़ा सही से लगा तो सोचा आपके साथ भी इसको शेयर कर देता हूँ। जॉन सीना को आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, और जॉन सीना ओनली ऐसा रेसलर है WWE की हिस्ट्री में जिसने लास्ट 5 जो चैंपियनशिप डिज़ाइन है उनको होल्ड किया। और सोचो ये 2002 के टाइम से डिज़ाइन है, तो 2002 से 2005 वाला भी, उसके बाद स्पिनर वाला टाइटल भी, और ये तीसरा वाला टाइटल जो 13-14 वाला है, इसको देख के तो मुझे रॉक की ही याद आती है। मुझे ऐसा लगता नहीं कि रॉक के अलावा किसी और के पास था भी, जबकि ये रैंडी ऑर्टन और ये सब इनका काफ़ी कुछ चल रहा था। उसके बाद जो WWE चैंपियनशिप रही 2014 से 2023 तक, और उसके बाद अब अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप। अगर ये इतना छोटा सा ही फैक्ट किसी को बता दिया जाए तो उसको समझ में आएगा कि भाई क्या चीज़ है जॉन सीना। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मतलब काफ़ी सारे लोग अभी ना, एक तो भाई एक फेयरवेल टूर की भी ऐसी तैसी मार दी तुमने। मतलब मेरे को पर्सनली कभी कभी ऐसा लगता है कि यार कि मेरा जॉन सीना उतना खरा नहीं उतर पाया फेयरवेल टूर में, वो अभी की जनरेशन को दिखा नहीं पाया कि मैं क्या चीज़ हूँ। बट आई थिंक अब लग रहा है कि वो चीज़ होना शुरू हो चुकी है। यहाँ तो कट मारना ही पड़ेगा। तो पता नहीं, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये मेरी थोड़ी सी क्यों ड्यूटी बन रही है कि यार मुझे भी लोगों को फील करवाना है कि जॉन सीना क्या है। क्योंकि अब जिसने आई थिंक पिछले 10 साल भी अगर कोई WWE देख रहा है तो उसके पास भी बहुत ही छोटा सैंपल साइज है जॉन सीना के बारे में कुछ कहने का। क्योंकि 15 16 17 से तो मैं मानता ही नहीं कि कोई जॉन सीना था भी। मतलब 15 तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन वो 17 वाला तो 16 17 वाला फिर ज़्यादा मैं मानता नहीं हूँ। तो जिन लोगों ने उस तरीके से देखा फिर उनके लिए इमेज अलग है जॉन सीना के लिए। बट
बट फिर जॉन सीना है काफ़ी कुछ अलग किस्म का आदमी। तो चलो अब आपको बारी आ गई है डिसअपॉइंट करने की। तो अभी शुरुआत में तो हमने बात कर ली रोमन रेंस के रिटर्न की, मैंने मूवी के बारे में भी आपको बता दिया था। अब बात करते हैं उस मूवी की का शेड्यूल, उसकी फिल्मिंग कब से शुरू होने वाली है। तो भाई ज़्यादा आपको इसके लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। और ये मेरा फ्लिकरिंग क्यों हो रही है भाई? हाँ, तो ज़्यादा आपको इसका वेट करना भी नहीं पड़ेगा, और ऐसी चीज़ भी नहीं जिसका हम वेट देख रहे हैं कि क्या होगा। तो भाई समर स्लैम के बाद ही जो अगस्त का महीना है उसमें रोमन रेंस ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं इस स्ट्रीट फाइटर वाली मूवी की शूटिंग के लिए। तो इसका मतलब ये होता है कि समर स्लैम का अपना सारा काम धंधा निपटाने के बाद रोमन रेंस शायद फिर से चले जाएंगे छुट्टी पे। बट अभी यहाँ पे कैच है, हमको ये नहीं पता कि रोमन रेंस की कितनी डेट्स होंगी शूटिंग की, क्योंकि ऐसा नहीं है कि एक बार रोमन रेंस साइन हो गए मूवी के लिए तो फिर ये है कि भाई चल ठीक है अब तो तू हमारा ही बंदा है, बंद कर लिया रोमन रेंस को कमरे में। वैसा नहीं होने वाला। तो क्या पता साथ में वो दोनों चीजें भी मैनेज करें, क्योंकि हमने जॉन सीना के केस में भी वैसे देखा जब फेयरवेल टूर उनका शुरू हो गया था तो देखा नहीं पहले कैसे एक शो में आ रहे थे उसके बाद सीधा अगले पीएलई में आ रहे थे, तो वैसे करके उन्होंने मैनेज किया था। तो डिपेंड करता है कि कितनी इंपॉर्टेंट रोमन रेंस की स्टोरी लाइन चल रही है। तो मेरे हिसाब से अगर वैसा है तो रोमन रेंस शायद फिर दोनों चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू वाले फैंस को भी वो फीड करते रहें, बाकी जो उनका खुद का है हॉलीवुड में करियर बनाने का काम वो भी चलता रहे। क्योंकि समर स्लैम के बाद भी इससे ही तो मेन फिर कहानी शुरू होती है कि अब इस चीज़ को तुम रेसलमेनिया तक कैसे लेके जाते हो, क्योंकि रेसलमेनिया कितनी जल्दी पास आ जाती है ये समर स्लैम सर्वाइवर सीरीज के बाद, वो तुमको पता ही नहीं चलता। एक बार रॉयल रंबल आ गई तो लगता है भाई फिर तो अगले दिन ही रेसलमेनिया है। तो देखते हैं फिर आगे जो शेड्यूल है वो कैसे वर्क करता है। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप कर सकते हो इसे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड ऐसे और कंटेंट के लिए। बाकी तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।